हेलो मेरे प्यारे नाइन्थ वालों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त होंगे, चकाचक होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं गणित मंजरी क्लास 9 गणित मंजरी से सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल। तो आज पॉलिनोमियल की एक एक एक्सरसाइज को धुआं धुआं करते हैं। चलिए देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं। एक बात सुनिएगा, एक बात जरूर नोट करिएगा कि आपका यहाँ पे सोल्यूशन जो कराया जाएगा वो कंटिन्यू हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन बेटा करेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य बना के चलना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य बना के चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आज के सेशन में लगभग 5 एक्सरसाइज में एक ही सेशन में कवर कर दूंगा। बाकी की जो बची हुई एक्सरसाइज है 5, 2.5 और 2.6 वो नेक्स्ट सेशन में कवर की जाएंगी और एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज जो होती है वो भी सेकंड वाले में कवर कर दी जाएगी। तो थोड़ा सा धैर्य बना के चलिएगा। आप क्लिप टू क्लिप देख सकते हैं, जैसे आज आपने 2.1 एक्सरसाइज देख ली, अगले दिन दूसरी देख ली, ऐसा भी कर सकते हैं। वो आप अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 5 एक्सरसाइज आपने सॉल्व कर ली, तो ऐसा नहीं करना है बेटा आपको। तो आपको कंटिन्यू चीजों को अपने हिसाब से कवर करना है। पूरा वीडियो एक दिन में देखोगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन एक ही वीडियो में सारी चीजें मैं कवर कर रहा हूं। चलिए देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहला एनसीईआरटी गणित मंजरी का जो पहली एक्सरसाइज 2.1 है वहीं से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। 2.1 पहला क्वेश्चन आ गया आपके पास। पहला क्वेश्चन बेटा आपसे क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी आ गया क्या? तुम्हारी जगह यहां पे नहीं है, तुम क्यों हो भाई यहां पे? हाँ, फाइंड, क्या बोला गया बेटा? Find the degrees of polynomial following polynomial। तो बेटा यहां पर पॉलिनोमियल आपको बताना है कि इनकी डिग्री कितनी है, इनकी डिग्री कितनी है। तो डिग्री बताने में तुम पीछे मत रहना, डिग्री बताने में तुम पीछे मत रहना। मैंने बोला था डिग्री एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो पावर्स का बादशाह हो, जो पावर का डॉन हो, उसे डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर, क्या बेटा? हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला जाता है, कोई डाउट इसमें नहीं। सर हाईएस्ट पावर को आप डिग्री बोलते हैं, तो सर इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट क्या दिख रहा है आपको? इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट क्या दिख रहा है आपको? सर इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है? तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए बच्चा? सर इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल में यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो 3 और 1 में बड़ा कौन? 3 और 1 में बड़ा कौन? सर 3 बड़ा है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चे? 3 हो जाएगी। सर ये भी एक पॉलिनोमियल है, और ये कैसा पॉलिनोमियल है? आप इंट्रोडक्शन वाले वीडियोज में जाइए, वहां पे आपको पता लगेगा कि ये सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है बच्चा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है समझेंगे इसको। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बच्चा? समझेंगे इसको। -9 लिखा हुआ है, -9 लिखा हुआ है। जहां पे x पावर 0 कर दें तो क्या कोई इफेक्ट आएगा क्या इसमें? क्या कोई इफेक्ट आएगा क्या इसमें? नहीं आएगा बच्चा। क्यों? क्योंकि ये और x पावर 0 की मीनिंग तुमने पढ़ रखी है। सर x पावर 0 का मतलब 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1। तो यहाँ पे 1 करोगे तो ये -9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री ऑलवेज 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, याद कर लेना इस बात को पूरी तरीके से। बेटा यहाँ पे डिग्री क्या होगी? इसकी पावर कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आया? विदाउट वेरिएबल कोई टर्म लिखा है, मतलब बिना वेरिएबल के कोई टर्म लिखा है, उसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। उसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। क्लियर? इतनी बातें आपको क्लियर आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं। चले आगे।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है बेटा आपसे, कह रहा राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखो बच्चे, एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखिए आप जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखो जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखो जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो। तो बेटा मैंने 2x प्लस 1 लिख दिया, तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 है कि नहीं, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। मैंने 5x प्लस 1 लिख दिया, डिग्री 1 है। मैंने 6z प्लस 98 लिख दिया, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो ये बहुत सारे हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। फिर कह रहा है डिग्री 2, तो मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ही तो डिग्री होती है ना सर जी, तो इसकी डिग्री 2 आ गई। मैंने लिख लिया 5x स्क्वायर ही केवल लिख दिया, ये भी डिग्री 2 है, ये भी डिग्री 2 है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। मैंने 6x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, ऐसे ही लिख दिया, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 2 है। ये 3 लिखना है, 2x क्यूब प्लस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, मैंने ये भी लिख दिया, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए आप, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रही सारी बातें आपको क्लियर? एक बार जल्दी से कमेंट कर सकते हैं आप लोग, क्लियरिटी समझ में आ रही कि नहीं, एकदम बिल्कुल बिंदास तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एनसीईआरटी जिसको बड़ा तगड़ा, बहुत समझ में नहीं आ रही चीजें, क्या सर एनसीईआरटी कैसे सॉल्व करें, क्या करें, बड़ा दर्द है शरीर में चारों तरफ, ऐसा तो नहीं है ना, सब कुछ दर्द खत्म किया जा रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे, सारी चीजें समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। तो भाई आपका भाई जब तक आपके साथ है तब तक आपको एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, एमएल अग्रवाल, इन सब में कोई टेंशन लेने को नहीं है, बिंदास होके पढ़ने का भाई, बिंदास होने का पढ़ने का। व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द पॉलिनोमियल, कह क्या रहा है मेरे बच्चे, कह रहा है कि व्हाट आर द कोफिशिएंट, व्हाट आर द कोफिशिएंट बताना है जो कि इसका बॉडी गार्ड होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का बॉडी गार्ड बता दो और एक्स क्यूब का बॉडी गार्ड कौन है, एक्स स्क्वायर का बॉडी गार्ड कौन है, बॉडी गार्ड आगे चलता है कि पीछे, आगे चलता है सर जी, आगे चलता है, पीछे से कोई गोली, आगे से कोई गोली मार के चल देगा तो क्या करोगे, तो आगे भी हो सकता है। तो एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर का बॉडी गार्ड कौन है, एक्स स्क्वायर, यहाँ बॉडी गार्ड कौन, 6, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा बच्चा, 6 होगा। और एक्स क्यूब के आगे कौन बैठा है, ये बैठा है, कौन बैठा है, ये बैठा है, तो एक्स क्यूब का कौन है, तो एक्स क्यूब का हो जाएगा -3, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, -3, खत्म हो गया। डाइन और भी निकालने हैं तो निकाल सकते हो, एक्स की पावर 4 कोई पूछे तो आगे कौन बैठा, कुछ नहीं तो 1, एक्स 4 की पावर 1 क्या हो जाएगा, ये एक्स का पूछे तो क्या हो जाएगा, -2, कांस्टेंट टर्म पूछे तो क्या बताओगे, कांस्टेंट टर्म्स पूछे तो क्या बताओगे, कांस्टेंट टर्म्स पूछे तो क्या बताओगे, 7, कांस्टेंट टर्म पूछेगा क्या बताओगे बेटा, 7। सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट की, कैलकुलेशन हो गया, हर चीज मैंने यहाँ पे फाइंड करके तुम्हें बता दी, कोई दिक्कत, कोई समस्या, एनसीईआरटी से डर तो नहीं लग रहा है, एनसीईआरटी से डर तो नहीं लग रहा है बेटा, गणित मंजरी से डर तो नहीं रहे हो तुम, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द कोफिशिएंट, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में बेटा 4 जेड की पावर क्यूब 5z स्क्वायर -11, इसमें z का कोफिशिएंट क्या है बेटा, z का कोफिशिएंट क्या है, आप देखो z है कहां पर, सर यहां पर तो है z, अरे बच्चे खोपड़ी पे 3 बैठा है, ऐसा z ढूंढो, ऐसा z ढूंढो जिसकी खोपड़ी पे 1 बैठा हो, जिसकी खोपड़ी पे कौन बैठा हो, 1, इसकी खोपड़ी पे 3 बैठा है, इसकी खोपड़ी पे 2 बैठा है, तो सर खोपड़ी पे 1 बैठा हो, ऐसा जड़ ही नहीं है, ऐसा जड़ ही नहीं है, और जब मालिक ही नहीं है तो क्या बॉडीगार्ड होगा, नहीं होगा, तो इसका बॉडीगार्ड क्या होगा, प्रेजेंट ही नहीं है सर, जीरो है, जीरो है सर, कौन है, जीरो। जो चीज पूछी जाए अगर वो नहीं दिख रही है तो वो जीरो है, जीरो है कि नहीं है। तो जेड का जो कोफिशिएंट होगा बेटा,
जेड का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं है ना, क्योंकि वो चीज प्रेजेंट नहीं है। समझ गए बच्चे, समझ गए मेरे बच्चे। कांस्टेंट टर्म पूछोगे -11 बता देना, कांस्टेंट टर्म पूछा कोई -11। जेड क्यूब का कोफिशिएंट, जेड क्यूब का कोफिशिएंट 4, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 5। ओके, लीडिंग टर्म्स, लीडिंग टर्म्स क्या होगा, लीडिंग टर्म्स क्या होगा 4z क्यूब, क्या होगा बेटा 4z क्यूब। लीडिंग टर्म्स, लीडिंग कोफिशिएंट 4 होगा, इसी का तो बताओ 4। ठीक है, दर्द खत्म हो रहा है बेटा, क्लियर समझ में आ रहा है, आगे समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमें लगता है क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। बेटा इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म्स कौन सा है, इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म कौन सा है। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, विदाउट वेरिएबल, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, जिसके साथ धोखा देने वाला आदमी नहीं है, वही कांस्टेंट है, वही आज की दुनिया में फिक्स है। देखो धोखा देने वाला इंसान अगर तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम फिक्स रहोगे, जहां हो बने रहोगे। कोई नौकरी कर रहे हो, कोई पार्टनरशिप किसी के साथ कर रखी हो, उसने तुम्हें धोखा दे दिया, तुम्हारा बिजनेस चौपट, खत्म बिजनेस। तुम कहां पे, तुम वहां बड़े 5 स्टार होटल में नाश्ता करते थे, धोखा दे दिया, बिजनेस डाउन, सब कुछ खत्म, तुम नीचे फिर आ गए भीख मांगने लगे बच्चे। तो वही चीज है, जो सिंगल है वही बेस्ट है, जो सिंगल है बेटा वही बेस्ट है। बात समझ में आ गई ना, वही फिक्स रहने वाला है, वही कांस्टेंट रहने वाला है, तो यही सिंगल है। बाकी सब वेरिएबल के साथ मस्ती काट रहे हैं, इनको एक दिन धोखा मिलेगा, इनको एक दिन धोखा मिलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, -10 आपका कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि ये अपना बिजनेस को लेकर सतर्क है, कभी इसके साथ कोई धोखा वोखा नहीं होने वाला है। ठीक है, ये एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स हो गया, ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म्स हो गया बेटा, कोई दिक्कत कोई दर्द नहीं होना चाहिए। अब देखो बातों बातों में हम लोग एक्सरसाइज सेकंड में आ गए, एक्सरसाइज सेकंड में आ गए, बातों बातों में एक्सरसाइज सेकंड में आ गए, कोई दिक्कत। ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। कहता क्या है जरा समझिएगा, कह रहा है बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल दिस। एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इंट्रोडक्शन वाले जो बच्चे नए हैं, डायरेक्ट इस वीडियो में आए हुए हैं, डायरेक्ट इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा, उनसे एक बार विनम्र निवेदन है मुझसे, मैं ये कहूंगा आप लोगों से कि बेटा आप लोग पहला वाला वीडियो देखो जाके, जिस पर इंट्रोडक्शन पूरा बताया गया है, पूरी तरीके से आपको परिचित कराया गया है कि इस चैप्टर की क्या क्या चीजें हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करते हैं, ये मैं वहां पर बड़ी डीपली तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूं आपको। तो आप पहले वहां पे जाओ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपको ये वैल्यू दी गई है बेटा 5x-3, ये 5x-3 जो चीज आपको दी गई है, अब इसमें करना क्या है, आप वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल टू 0 पर। आप इस पॉलिनोमियल में 1 सेकेंड भाई, डिस्टर्ब पड़ा करो भाई, x इक्वल टू कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। सर x इक्वल टू 0 इसमें रख दिया जाए, अगर मैं 5x के प्लेस पर 0 रख देता हूं, यहां पर 3 कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0, 0 -3, तो क्या आ जाएगा -3। तो अगर x इक्वल टू 0 पुट किया गया इस पर, अगर x की वैल्यू 0 पुट की गई, तो ये जो पॉलिनोमियल है ना बच्चा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। तब इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, -3 आ गई। लेकिन ये तो पहला पार्ट था, लेकिन केस बदला, लेकिन केस क्या हुआ, बदल गया। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुमको x इक्वल टू -1 रखना है, x इक्वल टू -1 रखना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम x इक्वल टू -1 भी रख के देखते हैं, तब इसकी क्या वैल्यू आती है। तब बेटा आप x की जगह पे -1 रख देंगे, तब -1, तो 5 इंटू -1 तो -5 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा, तो आंसर आएगा -8। क्या आ जाएगा बच्चा, -8 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -8। अब इसे का थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या रखा है आप लोगों से कि सर थर्ड पार्ट में ये चीज है, यहां पर
अब आपको रखना है x इक्वल टू 2, तो सर 5 इंटू 2 -3 हो जाएगा, 5 2 जा 10 -3 इक्वल टू 7, इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। मतलब x की जो वैल्यू दी गई है उस पॉलिनोमियल में रख दो, आपको पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड हो जाता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड हो जाता है। तो क्या ये बातें आपको समझ में आई? क्या ये बातें आपको समझ में आई? बोलो भाई, क्या ये बातें आपको समझ में आई? आ ही रही तो ठीक है, अगर आ ही रही है तो ठीक है। मैं आगे बात करना चाहूंगा आपसे। सीता 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 रंग गाइए। अब बेटा सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ पाए इसकी डिग्री कितनी होने वाली है? सर 2 डिग्री होने वाली है कि नहीं? है सर, ठीक है। तो यहां पर 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 ये आपको गिवन है। अब मैं यहां पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करूंगा, लेकिन s इक्वल टू 0 पर, s इक्वल टू 0 पर 7 0 का स्क्वायर कर दो बेटा -4, s की वैल्यू 0 प्लस 6 कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 सर, मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 6 सर, 0 से मल्टीप्लाई 0 फिर 0 प्लस 6, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई सर 6 आ गई। कितनी आ गई 6। अब सर हम ये फिर हमारे पास क्वेश्चन आ गया, फिर यहां पर क्वेश्चन आ गया 7s माइनस 4s प्लस 6। अब यहां पर s की वैल्यू कितनी होने वाली है -3 होने वाली है सर। अब बेटा जहां जहां यस होगा वहां वहां -3 होगा, वहां वहां क्या होगा बेटा, वहां वहां क्या होगा, वहां वहां -3 होगा, वहां वहां क्या होगा -3 होगा। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 9 प्लस 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 4 जा 12 प्लस 6, 9 7 जा 63 प्लस 12 प्लस 6। अब इन सबको ऐड करना है, इन सबको क्या करना है ऐड करना है। तो 6 2 कितना होता है 8, 6 और 2 कितना होता है 8, 8 प्लस 3 कितना होता है 11, 8 प्लस 3 कितना होता है 11, 11 में 1 हो गया, फिर ये हो गया 7 और 8 8, तो 81 आ गया। कितना आ गया बेटा 81 आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं सर, ये सर कितना था 60 70, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 6 76, 76 प्लस 2 ऐड करेंगे 76, 78, 78 के बाद और ऐड करेंगे 81। ठीक है क्लियर। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में s इक्वल टू कितना रखना है बेटा 4, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं ये। अब यहां पर आपको क्या पुट करना है, यस इक्वल टू 4 लगना है। एस इक्वल टू कितना रखोगे आप 4, सर जहां पे यस होगा वहां पे 4 पुट करना है, जहां पे सर एस होगा वहां पे बेटा 4 पुट करना है। तो जरा 4 का स्क्वायर कितना होने वाला है, कहोगे सर 16 होने वाला है, 4 4 जा 16 प्लस 6। ठीक है, इन दोनों को ऐड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे, बाद में इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इतना तो कर ही सकते हो ना, इतना तो कर ही सकते हो ना। चलिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, मैंने तो कर ही दिया है ना। आगे ये क्वेश्चन है भाई, करिए सभी लोग इसको। आप लोगों को करना है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सभी को करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है रीड करना है पहले। क्वेश्चन कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 times सलील्स present age after 5 years their ages will add up to 70 years. Find their present ages.
आगे देखना, कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ सलील। बेटा जो सलील की प्रेजेंट एज है ना, जो सलील मदर इज 3 टाइम्स, सलील की जो प्रेजेंट एज है, सलील की जो प्रेजेंट एज है, मदर अपने मदर की एज जो है वो सलील की एज से 3 गुना है, 3 गुना ज्यादा है। अगर सलील आज 10 साल का है तो इनकी मम्मी जो है ना वो 30 साल की होंगी। सलील अगर आज 15 साल का है तो मम्मी 3 गुना होंगी, 15 इंटू 3 45 साल की होंगी। सलील अगर 20 साल का है तो मम्मी 60 साल की होंगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। समझ में आया? आया? दिमाग में गया? हाँ बिल्कुल गया होगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा? देयर एजेस विल एड अप, दोनों की एज को अगर ऐड कर दिया जाए, बेटा सलील की एज को, सलील की एज को मदर मतलब मम्मी की एज को, मदर मतलब मम्मी की एज को ऐड कर दोगे तो 70 ईयर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 ईयर। तो क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन की बातें समझ में आ गई। कहने का बस इतना सा मतलब है कि सलील की एज कुछ है और उसकी मम्मी की एज सलील की 3 गुनी है। तो लिखेंगे हम लोग यहां पर लेट सलील क्या है? सलील प्रेजेंट एज। बेटा सलील की जो प्रेजेंट एज होगी वो एक्स मान लेना। क्या मान लेना? एक्स ईयर मान लेना, एक्स ईयर। अब यहां पर मदर एज क्या होगी? सलील मदर एज क्या होगी? अगर सलील एक्स का है तो मदर कितनी होंगी? 3x ईयर की होंगी कि नहीं होंगी? होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। सर इतनी बातें समझ में आ रही ना आपको? क्लियर? सलील की प्रेजेंट एज बेटा एक्स ईयर है, सलील मदर एज कितनी है? 3x ईयर हो जाएगी। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 5 ईयर, क्या बोला है? आफ्टर 5 ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 5 ईयर क्या होगा? 5 साल बाद। अगर बेटा तुम आज 10 साल के हो तो 5 साल बाद कितने के होगे? 15 साल के। लेकिन ये आंसर इस तरह नहीं बताना है। सर अगर आज मैं 10 साल का हूं ना तो 5 साल बाद में 10 प्लस 5 का होऊंगा। कितने का होऊंगा? 10 प्लस 5 मतलब 15 साल का हो जाऊंगा। कितने का हो जाऊंगा? 15 साल। सेम इसी तरह अगर आज सलील एक्स ईयर का है बेटा, अगर आज सलील एक्स ईयर का है तो लिखेंगे आफ्टर, आफ्टर 5 ईयर, सॉरी ऐसे लिख लो, डायरेक्ट लिख लो, आफ्टर 5 ईयर सलील एज। तो 5 ईयर के बाद सलील की एज क्या होगी? x प्लस 5 होगी। मदर की एज क्या होगी? मदर की एज क्या होगी? कितने की है मदर? 3x की तो है, 5 और बढ़ जाएंगे तो x प्लस 5। इतनी बातें क्लियर? क्या इतनी बातें तुम्हें समझ में आई हैं? क्या मैं इतनी बातें तुम्हें अच्छे समझा पाया हूं? बोलो। अगर इतना समझ में आ गया है तो बाकी बातें भी तुम्हारे समझ में आ जाएंगी। सलील की एज x है तो सलील की मदर की एज हो जाएगी 3x। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद सलील की एज जो होगी, सलील की जो एज होगी वो x प्लस 5 होगी और मदर की एज 3x प्लस 5 होगी। अब दोनों की एज को अगर तुम ऐड कर देते हो जैसे क्वेश्चन में बोला गया है तो x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 70, इक्वल टू 70। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये बात। क्वेश्चन में बोला गया है कि देयर एजेस विल बी ऐड, दोनों की एज को अगर ऐड कर देते हो बेटा तो ये x और ये 3x मिलके 4x होगा कि नहीं होगा?
4x होगा कि नहीं होगा, और ये 5 और ये 5 मिलके 10 होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू 70 होगा कि नहीं होगा। अब इस 70 को तुम इधर लाओगे ना, तो ले आओ उधर, तो 4x इक्वल टू 70 माइनस 10 हो जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा आपका कितना 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। तो मैं 4x इक्वल टू 60 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं आप इसको। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, कितनी आ गई बेटा 15 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो यहां पर x इक्वल टू 15 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया, करेक्ट। अब यहां पर x की वैल्यू 15 आई, मतलब कि जो सलील की एज थी वो 15 ईयर का है, कितने का है बेटा 15 ईयर का है, सलील कितने का है 15, उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी 3 इंटू 15, तो 3 इंटू 15 मतलब कितने की हो गई मदर 45 ईयर की हो गई, कितने की हो गई बेटा 45 ईयर की हो गई। क्लियर हुई बातें, बिंदास तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, बातें क्लियर आ रही कि नहीं आ रही समझ में, बोलो भाई समझ में आ रहा है ना। तो मदर कितने की, मदर 45 की, और सलील जो है वो 15 ईयर। क्लियर, एकदम क्लियर, समझ में आया। आगे की बात, यहां पर आगे की बात करेंगे हम लोग। 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 2 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये 5 कैसे आ गया डायरेक्ट, उसके बाद 6 भी आ गया। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा है रूबी हैज 3 टाइम्स as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins. If she has a total 88 rupees, how many coins does she have of each type? क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है समझते। क्वेश्चन क्या कह रहा है रूबी हैज 3 टाइम्स ऑफ मेनी 2 rupees coins as she has 5 rupees coins, कितने रुपीस कॉइन्स 2 रुपीस कॉइन्स और 5 रुपीस कॉइन्स। मतलब कि जो रूबी है, मतलब कि जो रूबी है ना, है तो है रूबी, अब रूबी ही है, इसके पास 2 तरह के सिक्के हैं। कितने तरीके के सिक्के हैं 2 तरीके के कॉइन्स हैं। किस तरीके के कॉइन्स हैं बेटा 2 तरीके के कॉइन्स हैं, एक 2 रुपए वाले कॉइन्स हैं और एक 5 रुपए वाले कॉइन्स हैं। 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, इफ सी हैज टोटल 88, अगर 2 रुपए के सिक्कों को और 2 रुपए के सिक्कों का जो भी अमाउंट आया और 5 रुपए के सिक्कों का जो भी अमाउंट आया ऐड करने पर वो टोटल 88 बन रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अरे भाई तुम्हारी पॉकेट है ना, तुम्हारी पॉकेट में 2 रुपए के कुछ सिक्के हैं और 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं मेरे बच्चे, तुम्हारी पॉकेट में 2 रुपए के कुछ सिक्के हैं और 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं। अब तुम पार्टी देना चाहते हो अपने दोस्तों को, तो तुमने चेक किया कि भाई है कितने की, वहां बर्तन ना धुलने पड़ जाए कहीं। तुमने 2 रुपए और 5 रुपए के सारे सिक्कों को जब ऐड कर लिया, उनको जोड़ लिया, तो वो 88 आया। सारे बच्चे समोसे नहीं खा सकते थे तुम्हारे, तुमने कहा 2 दिन वेट करो, पापा की पॉकेट से थोड़ा बहुत गेम करते हैं तो फिर आगे बात होगी। समझ में आई बात की नहीं आई, बात की नहीं आ गई होगी। तो भैया बस यही बातें हैं कि सिक्कों को अगर तुम्हारे पास 5 रुपीज के, तुम मेरी बात को समझना, 5 रुपीज के 10 सिक्के हैं, 5 रुपीज के 10 सिक्के हैं तुम्हारे पास, बताओ कितने रुपए हो गए। 5 रुपीज के अगर 10 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए सर, 5 रुपीज का अगर 10 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे, 5 इंटू 10 इंटू 5 मतलब 50 रुपीज हो जाएंगे। हाँ वेरी सिंपल। अगर 2 रुपीज के 9 सिक्के हैं तो कितने रुपए, तो 9 इंटू 2 मतलब 18 रुपीज हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना। लेकिन मैं अब क्या कहता हूं कि 5 रुपीज के अगर 1 सिक्के हैं
₹5 के अगर यस सिक्के हैं तो क्या करोगे? तो ₹5 के अगर यस सिक्के हैं तो 5 इंटू यक्स करोगे कि नहीं करोगे? अगर ₹2 के अगर तुम्हारे पास यक्स सिक्के हैं तो क्या करोगे? 2 इंटू यक्स करोगे कि नहीं करोगे, पैसा पता लगाने के लिए? हाँ सर, बातें समझ में आई कि नहीं आई? बातें क्लियर हो पाई? आप क्वेश्चन की बात करेंगे। अब क्वेश्चन तुम दो तरीके तुरंत उड़ा दोगे 1 सेकंड के अंदर। तो अब 1 सेकंड के अंदर तुम क्वेश्चन को क्या कर दोगे? उड़ा दोगे। क्या बोला गया क्वेश्चन में? रूबी हैज 3 टाइम्स ऑफ द मेनी रुपीज ऑफ कॉइन ऑफ द 5 टाइम्स। ठीक है, यहां पर भी वही कहानी दी गई है आपको। ठीक है, यहां पर भी वही कहानी आपको दी गई है बेटा कि ₹5 के जितने भी कॉइन्स हैं, ₹5 के जितने भी कॉइन्स हैं, ₹2 के कॉइन्स जो है वो ज्यादा है, वो 3 टाइम्स है। ₹5 के जितने कॉइन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 वाले कॉइन्स निकल आएंगे। कितने निकल आएंगे? तो रूबी के पास कितने कॉइन्स होंगे? रूबी के पास मैंने मान लिया कि ₹5 के कितने कॉइन्स होने वाले हैं, तो ₹5 के कितने कॉइन्स होंगे रूबी के पास? फिर मैं ये भी कहूंगा कि सर कि रूबी जो है ना, ये जो रूबी है ना, अब यहां पे बात समझिएगा, अब यहां पे बात समझिएगा। मैं ₹5 कॉइन्स को कर लेता हूं कि यक्स होंगे, और जितने ₹5 के कॉइन्स हैं उससे 3 गुना ₹2 के कॉइन्स हैं। अगर ₹5 के सिक्के तुम्हारे पास 10 है ना, तो ₹2 के सिक्के 10 का 3 गुना होंगे। 10 का 3 गुना मतलब 30 होंगे। अगर ₹5 के कॉइन्स मानो 2 है ना, तो तुम्हारे पास ₹2 के कॉइन्स 2 का 3 गुना मतलब 6 होंगे। समझ में आया? समझ में आया? तो बस यही बातें हैं बेटा कि अगर रूबी के पास ₹5 के कॉइन्स एक्स हैं तो ₹2 के कॉइन्स 3x होंगे कि नहीं होंगे? 3x होंगे कि नहीं? 3x होंगे कि नहीं होंगे? ये कॉइन्स हैं, ये क्या है? कॉइन्स हैं। अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करूंगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इफ सी हैज टोटल अमाउंट जो है वो 88 बनता है। तो अमाउंट करो ना, अगर ₹5 के x कॉइन्स हैं तो रुपए कितने होंगे? 5x होंगे। कितने होंगे? 5x होंगे। तो 5x होंगे कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल। अगर ₹2 के 3x कॉइन्स हैं तो रुपए कितने होंगे? 2 इंटू 3x। टोटल अमाउंट कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? टोटल अमाउंट कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 88 होगा कि नहीं? तो हो जाएगा बेटा 5x 3 2 जा 6x इक्वल टू 88। 5 और 6 कितना हो गया? ये हो गया, और आगे आपका 88। 11 1 जा 11 8 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। 11 की इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। तो ₹5 कॉइन्स जो थे वो कितने थे? 8। ₹5 कॉइन्स कितने थे? 8 कॉइन्स थे। कितने कॉइन्स थे? 8 कॉइन्स थे। और इसके कितने थे? 3 इंटू 8 मतलब 24 कॉइन्स थे। कितने कॉइन्स थे? 24 कॉइन्स। क्या अब आप बात को समझिएगा, यहां पर क्वेश्चन को जरा एक बार चेक करिए, क्या सही है मेरा आंसर? अगर बेटा 8 कॉइन्स हैं ₹5 के तो कितने रुपए हो गए? 40 हो गए। कितने हो गए? 40। और 24 कॉइन्स अगर ₹2 के हैं तो कितने रुपए हो गए? 48। ऐड करोगे तो ₹88 आया कि नहीं आया? ऐड करोगे तो ₹88 आया कि नहीं आया? सर इसका मतलब ये है कि ये बातें सही है। बातें क्या है? सही है। क्लियर समझ में आ रहा है बेटा? हंड्रेड परसेंट क्लियर समझ में आ रहा है? इसके पहले वाला क्वेश्चन कौन सा था? ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, थर्ड है। फोर्थ वाला क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया क्या भाई? फोर्थ वाला क्वेश्चन 6 आ गया, 7 आ गया, फोर्थ वाला क्वेश्चन कहां चला गया भाई? बेटा फोर्थ वाला क्वेश्चन यहां पे नहीं है।
फिलहाल आप लोग कर लीजिएगा। फोर्थ को मैं यहाँ पर टाइप नहीं किया गया है, पीडीएफ में नहीं डाला गया है, SW में देता हूँ। क्या देता हूँ? फोर्थ क्वेश्चन को बेटा मैं SW देता हूँ। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आपसे लगा क्वेश्चन अगर सॉल्व हो गया है, सर मैंने फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, सर मेरा आंसर आ गया है, ठीक है। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में सर मुझसे सॉल्व नहीं हुआ है, प्लीज इसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझाएं। आप जैसा कहेंगे वैसा कर दिया जाएगा, तो नेक्स्ट सेशन में उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो मैं चलूं फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, हो जाती है कभी कभी गलतियां, ठीक है। A farmer cuts a 3 feet fence into 2 pieces of different sizes. The longer piece is 4 times, longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? सिंपल सी बात है, फेंस है ये इस तरह का कुछ मानिए। फार्मर का क्या काम है? फार्मर इसकी पूरी यहां से यहां तक बेटा 300 फीट है। कितना है बेटा? ये 300 फीट है। कितना है? 300 फीट है। इसमें एक लॉन्गर होगा, एक ये लॉन्गर हो गया, दिख ही रहा है सर, ये लॉन्गर है, और ये शॉर्टर है सर, दिख ही रहा है। ये अगर एक्स होगा तो बोला गया है ना, शॉर्टर पीस का लॉन्गर पीस 4x होगा। सिंपल सी बात है, दिख भी रहा है ना। यहां पर तो बातें समझ में आ रही है सर, क्लियरली समझ में आ रहा है। और इन दोनों का सम जो होगा वो पूरी डिस्टेंस आपको 300 फीट दी गई है। 300 फीट कितनी है? दी गई है। तो आप क्या करेंगे? यहां पर कुछ लेट करेंगे सर, जो सॉल्टर जो डिस्टेंस है, सॉल्टर फीट की जो डिस्टेंस है वो x हो जाएगी, और लॉन्गर कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। क्यों 4x होगा भाई? 4x क्यों होगा? क्योंकि एक फार्मर जो है ना वो 2 पीसेस में डिफरेंट साइज में कट करता है। डिफरेंट साइज अलग अलग है दोनों, डिफरेंट साइज में। लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट साइज। शॉर्टेस्ट साइज का ये 4 टाइम्स है। तो शॉर्टेस्ट साइड कितनी है बेटा? शॉर्टेस्ट साइड कितनी है आपकी? x। तो लॉन्गर साइड कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, शॉर्टर पीस जो है वो x है। क्या है? x है। तो लॉन्गर कितना होगा? लॉन्गर पीस कितना होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लॉन्गर पीस 4x होगा। अब टोटल ऐड करोगे दोनों को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ऐड करेंगे तो x प्लस 4x इक्वल टू 300 होगा कि नहीं? x में से 4x ऐड करो तो 5x आता है कि नहीं? और ये 300 आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। x की वैल्यू कितनी? 60। x की वैल्यू कितनी? 60 आई कि नहीं? बेटा x की वैल्यू 60 आ गई। आपसे पूछा गया हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस। तो पहले x की वैल्यू कितनी थी? 60 फीट थी। क्या थी? 60 फीट। और 4x की वैल्यू कितनी होगी? 4 इंटू 60, 240 फीट होगी। कितनी होगी? 240 फीट। क्लियर? बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आ रही बात? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्लियर हो रही बातें कि नहीं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्लियर हो रही है बातें की। फिर अगला क्वेश्चन चले हम लोग, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में चले बेटा। ये बातें क्लियर? एकदम क्लियर? कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो बातों बातों में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। 2.2 भी द एंड हो गई। 2.2 भी द एंड हो गई। If the length of a rectangle, if the length of the rectangle is the 3 more, क्या बोला? 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter. What is the dimension of the rectangle? वाह भाई क्या बात है। कह रहा है कि कोई एक रेक्टेंगल है, बच्चा बना लो इस तरह से कोई रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल की क्या खासियत है? कह रहा द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन। लेंथ की बात कर रहा है। लेंथ क्या चीज होती है? ये यही तो लेंथ है ना, ये लेंथ है। ये क्या है? वृत्त मान लो या वृत्त मान लो, तो वृत्त है यहां पर। तो वृत्त अगर तुम्हारी x है तो ये x का क्या होगा? ट्वाइस होगा। तो एक
क्या होगा, ट्वाइस होगा। x का क्या होगा बेटा, कह रहा है कि 3 टाइम्स 3 मोर देन ट्वाइस इज वृत्त, तो वृत्त कितनी है, x है ना, एंड इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर भी गिवन है 24। पेरीमीटर कितना गिवन है बेटा, 24। इसका पेरीमीटर मतलब बाउंड्री का सम दिया गया है, इस बाउंड्री का सम दिया गया है। ये ट्वाइस से 3 ज्यादा भी है, तो इसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है, उसे लेंथ बोली जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वृत्त है ना उसका डबल कर दो और 3 जोड़ दो, डबल करने के बाद भी 3 ज्यादा आएगा, डबल करने के बाद 3 जोड़ दो, मोर देन 3, मोर देन 3। क्लियर, तो इतनी बातें अगर क्लियर है तो बताओ, तो सीधी बात है, लेट क्या दिया गया यहां पर, विड्थ दी गई है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, x सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, लेंथ है ट्वाइस में 3 ऐड करना है, सर ये लेंथ हो गई। पेरीमीटर कितना है बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर होता क्या है, 2 प्लस एल प्लस बी, या वृत्त कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये 24 दिया गया, इसके प्लेस पे 24 लिख दो, 2 दिया, लेंथ कितनी है, लेंथ आप देख रहे हैं 2x प्लस 3, ये कितना है सर, x है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 24 ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा आके, इधर कितना हो जाएगा, 2x और 1x 3x प्लस 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मतलब 12 आ जाएगा। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूं सर, 3x प्लस 3 इक्वल टू 12, तो 3x इक्वल टू 12 माइनस में 3 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर ट्रांसफर होगा आके, तो 3x, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 9, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर, अब x की वैल्यू बेटा 3 आ गई, इसको इरेज कर दो, कोई मतलब नहीं। अब x की वैल्यू 3 आ गई, अब आपको विड्थ चाहिए, तो विड्थ आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है सर, कितनी आएगी, वो x है, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई सेंटीमीटर। सर आपको लेंथ चाहिए, वो कितनी है, आप देख पा रहे हैं लेंथ कितनी है, 2x प्लस 3, 2x की वैल्यू 3 प्लस 3, 3 2 जा 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा क्या गया है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, तो आप रेक्टेंगल के डायमेंशन क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ 2D है ना, तो लेंथ और ब्रेथ आ गया, कोई दिक्कत, लेंथ और ब्रेथ आपका डायमेंशन आ गया। इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, क्लियर हो गया। आप दिखा सभी को, दिख रहा है सभी को बेटा, चलिए आगे। एक्सरसाइज हमारी लोगों की फिनिश हो चुकी है। आपकी एनसीईआरटी गणित मंजरी, ठीक है, गणित मंजरी, तो गणित मंजरी से ये एग्जाम्पल लिया गया है, बढ़िया एग्जाम्पल है, देखते हैं कैसे क्या चीजें हैं बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 8 क्या है, एन ऑटो रिक्शा, एक ऑटो रिक्शा है, फेयर स्टार्ट्स एट 25 एंड द रिमेन्स द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा है कि कोई एक ऑटो रिक्शा है बेटा, फेयर स्टार्ट्स एट 25 एंड द रिमेन्स ऑफ द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर, स्टार्टिंग के शुरुआती के 2 किलोमीटर तक उसका किराया 25 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको देना है। स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर तक अगर आप जाएंगे, रिक्शे का एक रूल है कि अगर आप मेरे रिक्शे में बैठोगे
तो अगर शुरुआती के 2 किलोमीटर तक आपका किराया प्रति किलोमीटर के हिसाब से 25 रुपए पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 25 रुपए पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? देन इट इंक्रीज बाय 15 पर किलोमीटर। उसके बाद अगर आप 2 किलोमीटर के बाद भी आप जाना चाहते हैं कि मुझे अभी और जाना है, तब 15 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा, किराया बढ़ जाएगा। 15 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगर आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो 25 में 15 ऐड कर दो। अगर आप 2 किलोमीटर जा रहे हैं एक्स्ट्रा, और 2 तो गए थे 2 और जाएंगे, तो 30 रुपए फिर ऐड होगा। 15 15 30 ऐड होगा। व्हाट विल बी द फेयर ऑफ फॉर ट्रेवल कैन 10 किलोमीटर। अगर वो 10 किलोमीटर गया तो उसे कितना किराया देना पड़ेगा? सिंपल सी बात है। सोल्यूशन भी है यहाँ पे। फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर फेयर ऑफ 25 फॉर एवरी किलोमीटर देयर आफ्टर द फेयर विल द इंक्रीज 15 रुपीज। वही बातें बताई गई हैं जो मैं आपको अभी यहाँ पे समझाया हूं क्वेश्चन में, वही बात यहाँ पर पूरी क्लियर की गई है। ठीक है बेटा, ठीक है। आगे बात तुम समझो, अगर वो व्यक्ति 10 किलोमीटर गया, तो उसे किराया कितना देना पड़ेगा? अरे भाई सर जी, बात ये है कि 10 किलोमीटर अगर गया तो हमें पैसा कितने किलोमीटर का देना पड़ेगा? पूरे 10 का देना पड़ेगा, लेकिन उस 10 में से 2 किलोमीटर का किराया 25 के हिसाब से देना पड़ेगा। 2 किलोमीटर का किराया 25 के हिसाब से, तो 2 किलोमीटर का जो किराया होगा बेटा 25 के हिसाब से, वो कितना होगा? 50 रुपए होगा। कितना होगा? 50 रुपए होगा। 2 किलोमीटर का किराया 25 के हिसाब से कितना होगा? 50 रुपए। बचे 8 किलोमीटर। अब ये 8 किलोमीटर आप अगर जाओगे ना, तो 25 तो देना ही देना है तुमको, 25 तो देना ही देना है। आगे क्या कहानी है? 15 रुपए बढ़ेगा प्रति किलोमीटर, मतलब 8 किलोमीटर के हिसाब से। तो 25 दोगे ही, 15 8 जा 120। ठीक है, इनको ऐड कर दो बेटा, तो कितना हो जाएगा? 140 5 45, 145 इधर से, 50 उधर से, तो 5 9 5। कितना गड़बड़ हो रहा है क्या भाई? नहीं, ठीक है। तो इतना किराया तुम्हें देना पड़ेगा, 195 रुपए। कितने रुपए? 195। ठीक है, कहीं से गड़बड़ हो रहा है क्या? कहीं से गड़बड़ हो गया क्या भाई? हाँ बेटा, चलो क्लियर इतनी। आगे देखो थोड़ा सा, यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये थोड़ा सा, हाँ ये स्टार्ट आगे के 2 किलोमीटर, शुरुआती 2 किलोमीटर में वो 25 रुपए ही ले रहा है। कह रहा है कि एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट एट 25 एंड द रिमेन सेम ऑफ द इनिशियल 2 किलोमीटर। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर में वो 25 रुपए केवल लेगा। कितना लेगा? 25, केवल 25। फिर आप 8 किलोमीटर और जाएंगे, 2 किलोमीटर में 25 ले लिया, 8 और जाएंगे तो 15 120, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 120 और ये 145। ठीक है, तो 145 रुपए लेगा। ठीक है, पर किलोमीटर में नहीं, पर नहीं लिखा है ना इसमें, पर किलोमीटर नहीं लिखा है। स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर की बात है, वही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कि हम लोग पर किलोमीटर समझ लिए थे। पर किलोमीटर नहीं है यहाँ पर, स्टार्टिंग का 2 किलोमीटर है। ठीक है, स्टार्टिंग का 2 किलोमीटर है। चलो देखो, अब क्वेश्चन में बताया गया है कि किलोमीटर ट्रेवल्ड फेयर रुपीज कितना है यहाँ पर। ठीक है, 1 किलोमीटर आप जाएंगे तो भी 25 पड़ेगा, 2 किलोमीटर जाएंगे तो भी 25 पड़ेगा। स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर तक अगर आप जा रहे हैं तो किराया 25 रुपए भी है, 25 रुपए ही पड़ने वाला है। फिर अगर 1 किलोमीटर गए तो 25 दो, 2 किलोमीटर गए तब भी 25 दो,
3 किलोमीटर जाएंगे तो 25 रुपए तो वो लेगा ही, लेकिन अब 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया तो पर जितने ही किलोमीटर जाओगे 15 तुम देते रहोगे। फिर 4 गए 25 देना ही है, अब 2 किलोमीटर गए ना एक्स्ट्रा, तो पर किलोमीटर के हिसाब से तुम्हें 15 रुपए देना पड़ेगा। 30 हो गया कि नहीं, अब 30 इसमें ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा। फिर 5 गए तो 3 ज्यादा गए ना, 2 से 3 किलोमीटर ज्यादा गए ना, तो 3 किलोमीटर में 15 रुपए प्रति 15 पर किलोमीटर के हिसाब से देने पड़ेंगे आपको। तो चीजें समझ में आ रही है ना आपको। तो इस तरह से हमें कुछ आगे क्वेश्चन करने हैं बेटा, ठीक है। क्या यहां पर बन रहा है, यहां पे ये बन रहा है कि 25 पैटर्न क्या है, 25 देना ही देना है, फिक्स है। 25 तो आपको देना ही देना है, वो फिक्स है। फिर क्या कह रहे हैं, 25 देने के बाद क्या कहानी है इसकी कि 15 रुपए चार्ज लेंगे आप, 15 रुपए पर किलोमीटर के चार्ज लेंगे, ठीक है। आप मान लो कि यन डेज अगर आप गए हैं, कितने डेज गए हैं, यन डेज, तो उसमें से 2 किलोमीटर का तो चार्ज माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 किलोमीटर का चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं है। 2 किलोमीटर चार्ज आप 25 देंगे तो 2 कर देना। तो ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो आगे चीजें आ जाएंगी। क्लियर। यहां से 2.3 बेटा, यहां से 2.3 आपकी स्टार्ट होती है। 2.3 की जर्नी यहां से बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट होने वाली है। टू 2.3 की जर्नी यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है। 2.3 की जर्नी यहां से स्टार्ट होगी। अब 2.3 में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन बेहतरीन है, कह रहा आई स्टूडेंट हैज 500 रुपीज इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, सी गेट्स 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find the linear expression of represent the amount will she have the nth month. बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, कोई एक स्टूडेंट है जिसके बैंक अकाउंट में, कोई एक स्टूडेंट है जिसके बैंक अकाउंट में 500 रुपए हैं। कितने हैं बच्चा, 500 रुपए हैं उसके बैंक अकाउंट में। किसी कोई बच्चे के अकाउंट में 500 रुपए उसके बैंक अकाउंट में जमा है। सी गेट 150 एवरी मंथ और पॉकेट मनी, पॉकेट मनी के तौर पर उसे 150 रुपए दिए जाते हैं हर महीने, प्रत्येक महीने उसे 150 दिए जाते हैं। हाउ मच मनी विल सी हैव द एंड ऑफ द मंथ, बताइए एक महीने के अंत में उस बच्चे के पास कितने रुपए होंगे, एक महीने के अंत में उस बच्चे के पास कितने रुपए होंगे। तो बेटा फर्स्ट मंथ में उस बच्चे के पास 500 रुपए तो जमा है, 500 रुपए जमा है। आप क्या कर रहे हो, 150 रुपए, एक महीने की बात हो रही है ना, इंटू 1 कर सकते हो, मंथ 1 है, ऐड कर देना इसमें, कितना आ जाएगा 650 रुपए। कितने रुपए होंगे, 650 रुपए। सेकेंड मंथ की बात जब हम करेंगे, सेकेंड मंथ की बात करेंगे तो सेकेंड मंथ में क्या होगा, 500 रुपए उसके बच्चे के पास है, 150 रुपीज इंटू 2, 2 महीने, हर महीने उसे 150 रुपए पॉकेट मनी मिलेगा। तो कितना हो जाएगा 500 प्लस 300, कितना हो जाएगा बेटा 800 रुपीज। कितना हो जाएगा 800 रुपीज। थर्ड मंथ की अगर बात करें हम लोग, तो थर्ड मंथ में उस बच्चे के पास कैसी कहानी होगी, तो थर्ड मंथ में बेटा 500 रुपए तो मिलने ही मिलने हैं, थे ही उसके पास, और 150 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। तो ये हो जाएगा 500 प्लस 450, 450 रुपए। कितना हो गया 500 प्लस 450 कितना हो गया 950 रुपए। उसे 950 रुपए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो, उसे 950 रुपए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 4 मंथ में कितना मिलेगा, 500 रुपए था ना उसके पास, तो 150 इंटू 4 करेंगे, ये 500 रुपए थे प्लस 15 4 जा 60, तो कितना हो जाएगा 1100 रुपीज।
कितना हो जाएगा बेटा 1100 रुपीज। तो ये उसके पास कहानी होगी, ये उसके पास कहानी होगी। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दें जिससे कैलकुलेशन सब इसी में आ जाए। उसके पास कितने रुपए होंगे 1100 रुपीज। अब वो क्या पैटर्न चल रहा है इसमें भाई 500 रुपए हम लोग लिखेंगे यहां पर लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न क्या है, यही इन्होंने बोला है ना, लीनियर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो लीनियर रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा, 500 रुपए बच्चे के अकाउंट में थे कि नहीं थे, बिल्कुल थे सर। और 150 रुपए आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, कितने महीने तक दोगे, n मंथ तक दोगे। कितने तक दोगे, n मंथ तक दोगे। तो 500 150 n, यही आपका लीनियर पैटर्न बन जाएगा, लीनियर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा n मंथ का, लीनियर प्रेजेंटेशन हो जाएगा n मंथ का। याद रखिएगा कि जब कभी भी इस तरह से हो तो वेरिएबल पहले फर्स्ट लिखा जाता है, तो मैं इसको 150 n प्लस 500 भी लिख सकता हूं। हमेशा वेरिएबल फर्स्ट रखा करो और पॉजिटिव रखा करो, अगर निगेटिव हो गया तो पीछे ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बेटा कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो, बढ़िया क्वेश्चन है आपके पास, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास, कोई दिक्कत। कितने क्वेश्चन है इसमें, 2 3 4 5, बस। और भी होने चाहिए भाई। A rally start with 120 members. Each hour 9 members drop out the group. How many members will remain after 1 2 3 hours? Dot dot करके है। Find the linear expression represent the member of the number of member at the end of the n hours. ठीक है, n hours में कितने मेंबर बचेंगे। चलिए लगाइए सभी लोग, लग गया क्वेश्चन, लग गया होगा क्वेश्चन, उम्मीद है बेटा। अ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर, ईच आवर 9 मेंबर ड्रॉप आउट द ग्रुप। इस ग्रुप से ये कोई रैली है बेटा, उसमें 120 मेंबर है। कितने मेंबर हैं, 120 मेंबर हैं। 9 मेंबर ईच आवर्स में ड्रॉप आउट हो रहे हैं, हट रहे हैं। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3। ये तो फाइंड द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ एंड ऑफ द n आवर्स। बताइए n आवर्स में कितने मेंबर बचेंगे। तो देखो बेटा, यहां पर फर्स्ट आवर्स में क्या हो रहा है, फर्स्ट आवर्स में क्या हो रहा है, फर्स्ट आवर्स में क्या होगा कि आपके पास 120 मेंबर हैं, 9 मेंबर लेस हो जाएंगे। 1 आवर में 9 मेंबर लेस हो जाएंगे, तो 120 माइनस 9 111, इतने मेंबर बचेंगे। कितने मेंबर बचेंगे, मेंबर बचेंगे कि नहीं। सेकेंड आवर में क्या होगा, सेकेंड आवर्स में क्या होगा, सेकेंड आवर में 120 माइनस 9 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 18, तो कितना आ जाएगा 102 मेंबर बचेंगे कि नहीं। थर्ड मंथ में क्या होगा, थर्ड आवर्स में सॉरी, थर्ड आवर में क्या होगा 120 माइनस 9 इंटू 3, तो 120 माइनस 27, तो यहां पे आ जाएगा 93 मेंबर्स। ये कहानी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, इतनी बातें समझ में आ रही है। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगी, क्या चीज आपसे बोला गया है, लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगी, लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगी। तो लीनियर एक्सप्रेशन आप क्या लिखेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन आप क्या लिखेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। लीनियर एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे आप यहां पर, लीनियर एक्सप्रेशन क्या लिखने वाले हैं,
बेटा आपके पास 120 मेंबर थे ना? हाँ थे सर। ईच आवर्स में 9 मेंबर लेस हो रहे हैं। कितने आवर तक की बात हो रही है? एन आवर तक की, तो ये लेस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 120 माइनस 9n, 120 माइनस 9n। ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगी, यही आपकी लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगी। कोई डाउट, कोई दिक्कत? क्लियर आ रही बातें समझ में? आ रही बातें समझ में बेटा? ठीक है, चलते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला है, सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज। ब्रेथ ये भी होगी पहली कंडीशन में, दूसरे में ये, तीसरे में ये। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन। लेट, कुछ लेट करना पड़ेगा क्या यहाँ पे? नहीं, सारी चीजें दी गई हैं। तो लेंथ आपको बेटा कितनी है यहाँ पर गिवन? लेंथ कितनी है? 13 सेंटीमीटर। कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ब्रेथ कितनी है आपके पास? ब्रेथ कितनी है आपके पास? पहले 12 है, फिर कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और फिर 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया, पहले फाइंड करो। तो एरिया बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? आप बोलेंगे सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है ना, वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे फाइंड करना है, तो लेंथ एक पहले कितनी है? 13 है सर। ब्रेथ कितनी है? 12 है सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 156। तो एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर इसमें भी था, सेंटीमीटर इसमें भी, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। सेम एडिटिव इस तरह सेकंड करना है आपको। उसमें बेटा क्या करना है? ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? सेम ऐसे ही रहेगा। आपकी लेंथ नहीं चेंज होगी, ब्रेथ चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये देखो 10, तो ये कितना हो जाएगा? 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका थर्ड क्वेश्चन में क्या है बेटा? थर्ड क्वेश्चन में लेंथ फिर नहीं चेंज होगी, बट ब्रेथ चेंज हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करके यहां पे आप रखिए तो सेंटीमीटर। ठीक है, कर पाएंगे आप लोग अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई दर्द? ठीक है। अब फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो लीनियर पैटर्न क्या होगा बेटा? इसका लीनियर पैटर्न सीखना है हम लोगों को। तो लीनियर पैटर्न हम लोग यहां पर सीखेंगे, यहीं पे सीख लिया जाए। सर इसका लीनियर पैटर्न क्या होगा? सर इसका लीनियर पैटर्न क्या होगा? सर इसका लीनियर पैटर्न क्या होगा? आप देखो ना, लीनियर पैटर्न क्या बन रहा है इस क्वेश्चन का। आप खुद देखिए कि इसका लीनियर पैटर्न बन क्या रहा है। इसका लीनियर पैटर्न क्या बन रहा है? लीनियर पैटर्न ऑफ ये, तो लीनियर पैटर्न क्या है कि यहाँ पर नंबर चेंज हो रहे हैं ना, ये नंबर चेंज हो रहे हैं ना बार बार। तो ये नंबर जब चेंज हो रहे हैं तो यहाँ पर 13 तो लेंथ रहेगी, पर ब्रेथ कुछ भी हो सकती है ना, ब्रेथ कुछ भी हो सकती है ना। तो उस ब्रेथ को आप क्या कर सकते हैं कि सर जो ब्रेथ है लेट कर सकते हो यहाँ पर, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की जो ब्रेथ होगी वो क्या होगी? x होगी। या रेक्टेंगल की ब्रेथ आप b ही लेट कर लो, तो यहाँ पर b हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 13b सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर, 13b सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आ रही बेटा बातें समझ में? आगे चलें। ये अब आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 4 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 11, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लेंथ हाइट। हाइट आपको यहाँ पर बेटा ये गिवन है इस तरह से।
ये इस तरह से गिवन है, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल बॉक्स, ऑफ द रेक्टेंगल बॉक्स। सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है ये बेटा, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, फिर देर किस बात की। तो क्वेश्चन में क्या है, मुझे क्या क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन में मुझे क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगुलर की बॉक्स की लेंथ कितनी है, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ 7 है, कितना है 7 सेंटीमीटर है। रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो ब्रेथ है बेटा वो कितनी है 11 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद मुझे कंटिन्यू फर्स्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट 5 सेंटीमीटर ये हाइट है आपकी, और सेकेंड हाइट में क्या दिया गया है, हाइट सेकेंड क्या दी गई है 9 सेंटीमीटर, और थर्ड हाइट आपको क्या दी गई है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न, ये बात की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है उसका वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ठीक है। वॉल्यूम हमें फाइंड करना है बेटा, तो v इक्वल टू लेंथ कितनी है 7 है सर, ब्रेथ कितनी है सर 11 है, हाइट कितनी है 5 है, इनका मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। इनका मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपसे कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है 7 इंटू 11 सेम रहने वाला है, हाइट चेंज हो रही है, हाइट कितनी हो जाएगी 9, इनको भी मल्टीप्लाई कर लेना, यहां पर भी आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। फिर बेटा यहाँ पे क्या है 7 इंटू 11 इंटू अब क्या दिया गया है 30, इसका भी मल्टीप्लाई कर लेना, इसका भी आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हाइट चेंज हो रही है, यहाँ पर हाइट क्या हो रही है चेंज हो रही है। तो जब लीनियर पैटर्न बोलेगा हमसे, जब मुझसे वो लीनियर पैटर्न बोलेगा तो फिर हम अलग लीनियर पैटर्न बनाएंगे, लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न कैसे बनेगा, लीनियर पैटर्न कैसे बनेगा, हाइट वो लेंथ वही रहेगी, ब्रेथ भी वही रहेगी, हाइट चेंज हो जाएगी, आप हाइट को h ही कर लो, हाइट को h ही लेट कर लो, हाइट को h लेट होगे तो ये कितना आ जाएगा 77h, 77h सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका लीनियर पैटर्न बन जाएगा, यही आपका लीनियर पैटर्न बन जाएगा। कोई दिक्कत आई बात समझ में, सारी चीजें आपको अच्छे से दिख रही हैं, तो मैं इसे छोटा कर देता हूं, आप दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, क्लियर आ रही बातें समझ में, ठीक है। चलो आगे, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड 20 pages every day. How many pages will be the left after 15 days? Express this is as linear pattern. देखो सरिता 500 पेज की कोई एक बुक पढ़ रही है जिसमें 500 पेज है, कितने पेज है बेटा 500 पेज है, 20 पेजेस एवरी डे, प्रत्येक दिन। देखो 500 पेज है, 500 पेज है, फर्स्ट डे की मैं बात करूंगा, फर्स्ट डे की मैं बात करूंगा तो 20 पेज वो पढ़ लेगी, तो 480 पेज क्या होंगे बच जाएंगे, 480 पेज बच जाएंगे। हाउ मेनी विल बी देयर 15 डेज, ठीक है। तो यहां पर क्या है 15 डेज वो पढ़ रही है, कितने दिन पढ़ रही है, तो बात सिंपल सी है, कोई भी बच्चा एक दिन में अगर 20 पेज पढ़ता है तो 15 दिन में कितने पेज पढ़ेगा, इतने पेज पढ़ेगा। कोई बच्चा एक दिन में 20 पेज पढ़ता है तो 15 दिन में विल बी लेफ्ट ऑफ द 15 डेज, कितने पेज लेफ्ट हो जाएंगे, तो 300 पेज लेफ्ट हो जाएंगे। 300 पेज वो पढ़ चुकी है, 15 दिन में 300 पेज पढ़ चुकी है। अब 300 पेज पढ़ चुकी है तो बचेंगे कितने, 500 माइनस 300 करेंगे आप, तो 200 पेज अभी बचे हुए हैं, 200 पेज अभी बचे हुए हैं। अब क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस दिस एज लीनियर पैटर्न,
लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न क्या होगा बच्चा? लीनियर पैटर्न ये होगा कि 500 पेज थे उस बुक में, आप एक दिन में 20 पेज पढ़ते हो। आप एक दिन में कितने पेज पढ़ते हो? 20 पेज। और मैंने मान लिया कि आप n डेज पढ़ रहे हैं, n दिन तक पढ़ते हैं, तो कितने पेज ये खत्म हो जाए? तो ये माइनस करोगे ना, जितने पढ़ लोगे उतने माइनस कर दोगे, जितने पढ़ लोगे उतने माइनस कर दोगे, तो ये बन जाएगा लीनियर पैटर्न। ये बन जाएगा लीनियर पैटर्न। 500 माइनस 20n माइनस 20, यही आपका लीनियर पैटर्न। ओके, तो बेटा फिनिश करते हैं फिर यहां से, कहानी आज यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल आपको यहीं से, ठीक है? तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। चलते हैं फिर। जैसा भी समझ में आया हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर का आपको कैसा समझ में आया। अगर किसी भी चैप्टर को आपको नीड है तो कमेंट में बताएं कि आज इस चैप्टर का बनाइए, बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।